गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ठंडी स्थानीय पवनों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था गर्म स्थानीय पवनें। तो आज हम लोग ठंडी स्थानीय पवनें, जिन्हें कोल्ड लोकल विंड्स कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो ये ठंडी स्थानीय पवनें जो होती हैं, ये जिस स्थान पर प्रवाहित होती हैं वहाँ पे शीत के प्रभाव को, यानी कि ठंड के प्रभाव को और बढ़ा देती हैं और वहाँ के मौसम पर ये अपना व्यापक प्रभाव छोड़ती हैं। साथ में वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के जैव विविधता, आर्थिक स्थितियों और कृषि इत्यादि सब पर ये प्रभाव डालती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वहाँ के मौसम को ये पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। ये गर्म स्थानीय पवनों के समान ही ये एक छोटे क्षेत्र पर प्रवाहित होती हैं और इनका समय भी वर्ष भर नहीं होता है प्रवाहित होने का, बल्कि वर्ष के कुछ महीने ये प्रवाहित होती हैं। लेकिन ये जिस मौसम में प्रवाहित होती हैं उस समय वहाँ के स्थान पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ठंडी स्थानीय पवनों के बारे में। तो ठंडी स्थानीय पवनों में जो सबसे पहली पवन आती है वो यूरोप में प्रवाहित होती है, फ्रांस और स्पेन में। तो हम लोग ने जैसे देखा था कि गर्म स्थानीय पवनों में यूरोप में प्रवाहित होने वाली एक पवन थी जिसका नाम था फॉन। फॉन दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी, यानी कि आल्प्स पर्वत के दक्षिणी भाग से ये धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और उत्तरी ढाल के सहारे ये नीचे की तरफ अवतलित हो रही थी। इसके विपरीत एक पवन है जिसको कहा जाता है मिस्ट्रल, और यह मिस्ट्रल पवन फ्रांस में दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, यानी कि उत्तर से यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और इसकी विशेषता होती है कि ये दक्षिण फ्रांस और स्पेन दोनों में प्रवाहित होती है। और फ्रांस में जो रोन नदी है उस नदी की घाटी में इसकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, यानी कि प्रवाह गति इसकी बढ़ जाती है। और गल्फ ऑफ लियोन से यहाँ पर फ्रांस के दक्षिण में यहाँ पर ये व्यापक प्रभाव डालती है। मिस्ट्रल जो फ्रांस और स्पेन दोनों में प्रवाहित होती है। तो पहली हम लोग की जो ठंडी पवन है वो है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ठंडी पवन। मिस्ट्रल ठंडी पवन की भांति यहीं पर एक अन्य ठंडी पवन है जिसको कहते हैं बोरा। यह कार्पेथियन पर्वत से, जो रोमानिया, बुल्गारिया इत्यादि है, यहाँ के कार्पेथियन पर्वत से एड्रियाटिक सागर की ओर प्रवाहित होती है, जिसको पहले यूगोस्लाविया कहा जाता था, उसी तट की ओर प्रवाहित होती है। इसका नाम है बोरा। और यह भी एक ठंडी पवन है जो प्रवाह क्षेत्र में सर्द मौसम के प्रभाव को और बढ़ा देती है। तो दूसरी हम लोग की ठंडी पवन है बोरा, जो कार्पेथियन पर्वत श्रेणी से एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर क्या है कि यह भूमध्य सागर का ही एक मार्जिनल सागर है, सीमांत सागर है एड्रियाटिक सी। आप लोग अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि भूमध्य सागर एक लगभग बंद सागर है। थोड़ा सा भाग जिब्राल्टर से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जो जिब्राल्टर से ही, और यह लगभग बंद है। तो इस भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर का मार्जिनल सी कहा जाता है, सीमांत सागर कहा जाता है। लेकिन भूमध्य सागर के पास भी कई छोटे छोटे सागर हैं। तो याद रखिएगा इनको, कौन कौन से सागर हैं, जैसे एजियन सी है, ब्लैक सी है। ब्लैक सी को भूमध्य सागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस समय टर्की से यूरोप का विवाद है। और टर्की से यूरोप का विवाद किस लिए है? साइप्रस द्वीप को लेकर, क्रीट द्वीप को लेकर। तो इसमें ग्रीस से मेन विवाद है, लेकिन ग्रीस के समर्थन में ज़्यादातर यूरोपीय देश खड़े हैं। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इस समय जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भूमध्य सागर हमारा इस समय इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भूमध्य सागर के आसपास के जो सीमांत सागर हैं उनको देख लीजिएगा। तो हमारी पहली ठंडी पवन है मिस्ट्रल, दूसरी है बोरा, तीसरी है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड का मतलब होता है, ब्लिजार्ड ठंडी पवन है। और यह वास्तव में ब्लिजार्ड है, एक ध्रुवीय पवन है।
ध्रुवीय पवन है और यह शीतकाल में प्रवाहित होती है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। इसी ब्लिजार्ड को साइबेरिया भाग में, रशिया के जो साइबेरिया है इसमें इसको बुरान कहा जाता है। जो यूएसए का भाग है इसमें इसको नार्दन कहा जाता है। और जब यही ब्लिजार्ड हिमकणों से युक्त होती है तो इसे पुर्गा कहा जाता है। जब यही ब्लिजार्ड पवन छोटे छोटे आइस क्रिस्टल से युक्त होती है तो इन्हें कहा जाता है पुर्गा। दरअसल एक घटना घटती है जिसको कहा जाता है डायमंड डस्ट। डायमंड डस्ट क्या घटना है कि यह ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है कि जो हमारी वाटर वेपर्स होते हैं, ये वाटर वेपर भी क्या होते हैं कि ये धीरे धीरे जम जाते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल में, तो हवा के साथ ये प्रवाहित होते हैं तो जैसे लगता है कि डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े हैं और वो हवा में तैर रहे हैं। इस घटना को कहते हैं डायमंड डस्ट। ये घटना सबसे अद्भुत तरीके से देखी जाती है यूएसए में। एक नेशनल पार्क है, येलोस्टाइन नेशनल पार्क है, जहाँ पर यह घटना देखी जाती है डायमंड डस्ट की। और उसकी घटना बहुत विशेष होती है इसलिए कि हवा में जो वाटर वेपर होते हैं, जलवाष्प की मात्रा होती है, वह जम जाती है, लेकिन इतनी छोटी और बारीक होती है कि वो धरातल पर नहीं आती बल्कि वो हवा में तैरती रहती है। और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो हीरे की भांति चमकने लगती है। तो इस घटना को कहते हैं डायमंड डस्ट। तो क्या होता है कि ब्लिजार्ड एक ध्रुवीय ठंडी पवन है और इसको साइबेरिया में बुरान कहा जाता है और यूएसए के अलास्का में इसको नार्दन कहा जाता है। यही जब ब्लिजार्ड हिमकणों से यानी कि डायमंड डस्ट से युक्त होती है तो इसे पुर्गा नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा इस तरह से। अब हम लोग आते हैं पम्पैरो। जो पम्पैरो ठंडी पवन है ये प्रवाहित होती है अर्जेंटीना में इस प्रकार से, और इसकी दिशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम से होती है। ये उरुग्वे और अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है पम्पैरो। पम्पैरो ठंडी पवन। और इसी प्रकार अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन है जिसको कहा जाता है फ्राइगेम। इसे फ्राइजेम भी कहा जाता है, कहीं कहीं फ्राइगेम भी कहा जाता है। तो यह फ्राइगेम ठंडी पवन है, यह अर्जेंटीना और ब्राज़ील के भाग में प्रवाहित होती है शीतकाल में। ये भी एक ठंडी पवन है। फ्रांस में एक और भी ठंडी पवन प्रवाहित होती है दक्षिणी फ्रांस में, जिसको कहा जाता है बाइज। और दक्षिणी फ्रांस में ही प्रवाहित होने वाली एक ठंडी पवन है, इसको कहा जाता है बाइज। बाइज ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में प्रवाहित होती है। दक्षिण अफ्रीका के पठारी भाग से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली, हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, जो दक्षिण की तरफ ग्रीष्मकाल में प्रवाहित होती है उसको हम लोगों ने देखा था बर्ग, जो एक उष्ण और शुष्क पवन है। लेकिन शीतकाल में यहाँ एक पवन ठंडी प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है केप डॉक्टर। केप डॉक्टर, और इसी का दूसरा नाम है टेबल क्लॉथर। टेबल क्लॉथर इसी केप डॉक्टर का ही उपनाम है, टेबल क्लॉथर। शीतकाल में पठारी भागों से दक्षिण के सागरी भागों के या सागर तटवर्ती क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन को कहा जाता है केप डॉक्टर, और इसके कारण यहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है। तो ये हमारी दक्षिण अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण ठंडी पवन है, क्योंकि अफ्रीका में ठंडी पवनें बहुत कम चला करती हैं। ज़्यादातर ठंडी पवनें जो हैं वो या तो साइबेरिया क्षेत्र में हैं
या फिर यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में हैं। अफ्रीका में बहुत कम ठंडी पवनें हैं, तो इसलिए याद रखिएगा कि अफ्रीका की ठंडी पवन है केप डॉक्टर या टेबल क्लॉथर। इसी प्रकार इक्वाडोर जो दक्षिण अमेरिका का ये भाग है, इंडीज वाला इक्वाडोर का, यहाँ पर एक ठंडी पहाड़ी पर्वतों पर एक ठंडी पवन प्रवाहित होती है जिसका नाम है नेवाडोड। नेवाडोड यह इक्वाडोर में स्थित एंडीज पहाड़ी के पर्वतीय भागों में प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं नेवाडोड। तो ये और यहाँ पर अन्य पवनें भी प्रवाहित होती हैं जिसमें टेरल है। टेरल भी एक ठंडी पवन है जो पेरू एवं चिली तट पर प्रवाहित होती है, यानी कि इस भाग में प्रवाहित होती है, तटवर्ती भागों में, जिसको कहा जाता है टेरल। और इसके साथ साथ यहीं पर विराजोन, इसी भाग में एक अन्य पवन है जिसको कहते हैं विराजोन। ये भी चिली और पेरू तटवर्ती भागों में प्रवाहित होती हैं। तो याद रखिएगा, इक्वाडोर के जो पर्वतीय एंडीज पर्वत के भागों, ऊपरी भागों में प्रवाहित होती है, उसको कहा जाता है नेवाडोड, जो ठंडी पवन है, जबकि टेरल और विराजोन पेरू और चिली के तटवर्ती भागों में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवनें हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा, टेरल और विराजोन जो तटवर्ती भागों में प्रवाहित होती हैं पेरू और चिली के, जबकि नेवाडोड एंडीज पर्वत के, यानी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत के ऊपरी भागों में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी पवन है। अब आते हैं हम लोग फिर यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ कोर्सिका देखा था। कोर्सिका जो भूमध्य सागर में कोर्सिका है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल में चलने वाली पवन अलग है, शीतकाल में यहाँ पर पोनंत पवन चलती है, जिसको कहते हैं पोनंत। शीतकाल में कोर्सिका में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन है जिसको पोनंत पवन कहा जाता है। और इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में यहाँ पर शीतकाल में ठंडी पवन को जूरन कहा जाता है। जूरन स्विट्जरलैंड में शीतकाल में प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन को जूरन पवन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी पवन को साउथर्न बस्टर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी पवन को साउथर्न बस्टर कहा जाता है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये मुख्य ठंडी पवनें हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रवाहित होती हैं या विश्व के यानी अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। अब इन पवनों को हमें याद रखना है। अब हमें एक साथ ठंडी पवनें और गर्म पवनें दोनों याद करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पवनों की विशेषता क्या है। याद रखना है कि कौन पवन इसमें ठंडी है और कौन उष्ण या गर्म है। पहले तो हमें ये याद रखना है कि कौन सी पवनें गर्म हैं, कौन सी ठंडी हैं। दूसरा, हमें ये याद रखना है कि कौन पवन कहाँ पे प्रवाहित होती हैं। इसमें कुछ पवनों की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे चिनूक, फॉन, हरमट्टन, सिरोक्को, लू, ब्लिजार्ड, नॉर्दर्न। इन पवनों की दिशा भी थोड़ी सी याद रखिएगा कि ये कहाँ प्रवाहित होती हैं। विशेषताएं तो याद रखना ही है कि ये ठंडी हैं कि गर्म हैं। दूसरी, इनके साथ कि ये किस देश में या किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। और तीसरा कि इनकी दिशा क्या है, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार ठंडी स्थानीय पवनें हैं तो ठंडी स्थानीय पवनें बहुत, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया है। इससे अधिक भी अगर कहीं आपको मिलता है तो उसको नोट करते जाइएगा, उसकी विशेषता नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लोकल विंड्स जो चैप्टर है, स्थानीय पवनें
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्चुअल है और ये लगभग हर एग्ज़ाम में कभी न कभी पूछा जाता है और ये ट्रिकी भी थोड़ा सा है, तो इसको याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। जो ठंडी स्थानीय पवनों की हमने चर्चा की है वो आपको समझ में आया होगा। आप गर्म स्थानीय पवने और ठंडी स्थानीय पवने दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करके चलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं क्लास आज आप यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।